हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसका जो बेसिक पार्ट देखेंगे कि इक्विलिब्रियम से आप समझते क्या हो, कैसे कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको लेके चल के आगे इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, मान लिया हमने एक क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल है। अब होता क्या है कि जो ये लिक्विड पार्टिकल होती है, तो इनमें से कुछ जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाकी की बजाय ज़्यादा हो जाती है। बाकी की बजाय ज़्यादा होने की वजह से वो यहाँ से एस्केप हो जाते हैं, एस्केप होके वो क्या करते हैं, वेपर्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से देखो, बाहर जाने का तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी वेसल है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो जो ये लिक्विड के पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वो उसमें गैस में चेंज होना शुरू कर देंगे, वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे ये वेपर्स में चेंज होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेपर्स हैं वहाँ पे इनकी अमाउंट इतनी हो जाएगी कि वो आपस में कोलाइड होने लग जाए। उनकी आपस में कोलाइडिंग होने से ये क्या हो जाएंगे, वापस से कंडेंस हो जाएंगे, और वापस से वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने फिर उसके बाद क्या होता है कि जितने जो वेपर्स हैं, जितने जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो वेपर्स में बदलते हैं, उतने ही जो वेपर्स के जो पहले वाले पार्टिकल हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो जितना रेट वहाँ पे वेपराइजेशन का होता है, उतना ही जो रेट है वहाँ पे कंडेंसेशन का हो जाता है। तो वहाँ पे जो अमाउंट है रिएक्टेंट की और जो अमाउंट की प्रोडक्ट है उसके बाद वो चेंज कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो चेंज नहीं होती। तो उस पोजीशन पे जाके जहाँ पे जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की है जो अमाउंट वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो क्या समझा हमने यहाँ से कि हमने यहाँ पे लिक्विड लिया। अब लिक्विड में कुछ पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाकी पार्टिकल्स की बजाय ज़्यादा होगी, तो वहाँ से वो एस्केप हो जाएंगे, वेपर्स में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वो वेपर्स में बदलेंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि जो ये वेपर्स हैं वो आपस में कोलाइड होके क्या करेंगे, वापस से लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वापस से लिक्विड में बदलेंगे तो क्या होगा, जितना लिक्विड वेपर में बदला उतना वेपर ही लिक्विड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है ना, उनका जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है। इक्वल होने की वजह से तो जितना लिक्विड हमें दिखाई देगा उतनी वेपर दिखाई देंगी, तो इन दोनों का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट remains constant, then that state is known as equilibrium state। कि जहाँ पे कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद चेंज ना हो, ना तो कोई भी, जितना रिएक्टेंट वहाँ पे क्या होगा, चेंज होने का प्रोडक्ट में चेंज होगा, उतना ही प्रोडक्ट है वो वापस में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। एक हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इन केस अगर रिएक्शन के टर्म में लिखना चाहें वो किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जैसे एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ए से बी बन रहा है हमारा और बी से ए बन रहा है, तो जब जितना ए से बी बनेगा उतना ही बी से ए बन जाएगा। तो अमाउंट है वो इनकी कांस्टेंट होगी, जितना ये चेंज हुआ उतना ये हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ये तो इतना था। और अगर इसका एग्जाम्पल लेके हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि व्हेन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। कि जितना कंडेंसेशन, जितनी जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कंडेंस होकर चेंज होंगे, उतना ही जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये रेट है वो इक्वल हो जाएगा। और जहाँ पे
जो रिएक्शन और जो प्रोडक्ट है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो जिस मिक्सचर को हम लेके चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं। ये तो थी बस नॉर्मल बात कि जिस मिक्सचर में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को देखते हैं वो जहाँ पे कांस्टेंट हो जाए तो वहाँ पे हम उसको लेके चलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब देखो ओपन सिस्टम, यहाँ पे हमने सिस्टम है वो क्लोज क्यों लिया, जैसे हम देखो हमारा ये खुला रूम होता है उसको ले तो उसमें क्या होगा, वेपराइजेशन तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है कि इतनी बड़ी वेजल मतलब इतना ओपन सिस्टम होने की वजह से जो कंडेंसन वाली प्रोबेबिलिटी है कंडेंस होने के मॉलिक्यूल की वो बिल्कुल जीरो के समान होती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो इतने दूर दूर हो जाते हैं कि वहाँ पे जो कंडेंसेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इसलिए ओपन सिस्टम में कभी भी नहीं होता इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल इन ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि वहां पे कंडेंसेशन है। इस केस में हम देखें तो कंडेंसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो वो कंडेंस नहीं हो पाते। कंडेंस नहीं हो पाएंगे तो बस जो हमारी जो लिक्विड होता है इन्वायरमेंट में वो वेपराइजेशन में चेंज होता रहेगा, लेकिन इन्वायरमेंट के ओपन होने की वजह से वो वापस से कंडेंस होकर लिक्विड में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से इसीलिए जो ओपन सिस्टम होते हैं उसमें इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये तो थी इतनी बात। ये तो बेसिक था कि इक्विलिब्रियम हम किसको बोलेंगे, रिएक्शन के केस में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब उनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर हमने ये वाला एग्जांपल लिया तो वहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू किसके होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उसको भी हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब इन सभी कंडीशन के बेस पे अलग अलग 3 केसेस हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किसके, इक्विलिब्रियम के। कैन बी पॉसिबल इन 3 केसेस। तो 3 केसेस होते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम के। कैसे कैसे हो सकता है, देखो पहले तो क्या है कि जैसे हमने ए से बी बनाना है, इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन नहीं होती कि वहाँ पे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट इक्वल हो। इक्विलिब्रियम से कभी भी आपने ये नहीं समझना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगी, इक्वल नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। जहाँ पे जितनी चेंज रिएक्टेंट की होगी उतनी ही प्रोडक्ट की वापस से चेंज हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी ये मीनिंग नहीं होता, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कि अगर मान लिया हमने 100 लिया तो यहाँ से इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि 50 रिएक्टेंट और 50 प्रोडक्ट है, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से 100 में से 40 रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो 40 प्रोडक्ट ही वापस रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाए, तो इस ऐसा कुछ मतलब नहीं होता इक्विलिब्रियम का। तो हमने ए से भी बनाया तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है कि वह अमाउंट जो हमारी रिएक्टेंट की अमाउंट है। देखो 3 कंडीशन है, पहले हम समझते हैं 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कि जो मोस्ट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया हो, तो जो रिएक्टेंट है वो क्या बचेगा, इन लेस अमाउंट। प्रोडक्ट किसमें बचे, ग्रेटर अमाउंट में। पॉसिबिलिटी है ये तो। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा ही हमें प्रोडक्ट मिले, स्मॉल प्रोडक्ट, एंड लार्ज अमाउंट है जो रिएक्टेंट का वो बिकम अनचेंज, अमाउंट रिएक्टेंट का वो अनचेंज रहे। या तीसरी कंडीशन क्या है कि जो दोनों की अमाउंट है रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंपैरेबल हो जाए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं अलग अलग। तो ठीक है, यही हम लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वह अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज हायर एंड रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। लेस अमाउंट। सेकेंड कंडीशन ये वाली कंडीशन हो गई कि लेस अमाउंट में हमारा रिएक्टेंट है, उस ज़्यादा से ज़्यादा वो किस में चेंज हो गया हो, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बचती है कि वह प्रोडक्ट अमाउंट इज लेस, amount is less and a large amount of reactant remains
अनचेंज्ड। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या होगा कि दोनों की अमाउंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो कंपेरेबल हो। व्हेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल। ठीक है, तो ये वाली जो 3 कंडीशन है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में होती हैं। उसके बाद एक बेसिक में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम हम किसको बोलेंगे। कि सिंपल ही बात है कि जहाँ पे वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जहाँ पे इक्विलिब्रियम किसके बीच में हो, आयंस के बीच में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम दोज फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस in which equilibrium is present between ions, then it is called, सिंपल डेफिनेशन थी ये तो, आयनिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं AgCl, जैसे इसमें आयन होते हैं तो इक्विलिब्रियम में हो कैसे Ag प्लस में Cl नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम का बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके जो सॉलिड लिक्विड में गैसेज में कैसे कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है उसके अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।